स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में। आज 16 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला खबर है शहरी विकास से संबंधित सरकारी पहलें। ठीक है, शहरी विकास खबर में था तो सोचा इसके लिए कुछ ले लें कि सरकारी पहलें क्या क्या हैं। जैसे पूछ लेता है अमृत मिशन किससे संबंधित है, शहरी विकास से है, ग्रामीण विकास से है, रोजगार से है, ऐसे करके ऑप्शन में पूछता है। ठीक है, तो इसलिए देख लेते हैं इसको। तो शहरी विकास से संबंधित क्या पहल है, तो स्मार्ट शहर है, अमृत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, हृदय है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है और आकांक्षी जिला कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें और याद कर लें इसको फिर। ठीक है, स्मार्ट शहर, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, हृदय, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी खबर में आई थी तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कृष्णा नदी, इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर सतारा के निकट होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर सतारा से। तो आप नोट्स बनाते चलिए साथ में, जैसे लिखिए कृष्णा नदी उद्गम लिखिए और लिखिए महाराष्ट्र के महाबलेश्वर सतारा। ठीक है, उसके बाद लिखिए गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। ठीक है, तो ऐसे पिन पॉइंट तरीके से नोट बनाते चलिए। ठीक है, इतना लेंदी नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद रीजन या उद्गम देखें तो यह बंगाल के कहाँ से गिरती है, तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 4 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो ये भी इसको नोट कर लीजिए, किन 4 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और पूछता भी है कि पहले कौन राज्य आता है, दूसरे उसके बाद कौन है, ऐसे। ठीक है, क्रमवार पूछता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पूछता है ऐसे करके। तो और पूछता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी प्रश्न पूछता है, और किस में सबसे ज़्यादा और किस में सबसे कम उसका प्रवाह होता है, वैसे करके भी क्वेश्चन आता है। तो आप ऐसे नोट्स बना लें। ठीक है, अब उसके देखते हैं सहायक नदियाँ। तो अब दाहिनी ओर से सहायक नदी। ठीक है, घाट प्रभा, ये घट हो गया, घाट प्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा। ठीक है, घट प्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी हैं। और बाईं ओर से सहायक नदियों में भीमा, मूसी और मुन्नेरू हैं। देखिए यहाँ दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अगर नदी इस तरफ से बहेगी तो ये उसका राइट साइड है, यहाँ से उद्गम हो रहा है तो ये इधर बह रही है, तो ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। वहीं अगर इस तरह बह रही है तो यहाँ से उद्गम हो रहा है तो ये इसका राइट है और ये इसका लेफ़्ट है। ठीक है, तो जो नदी है अब यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ़्ट हो गया। तो दाहिनी और बाएं तरफ की नदियाँ। ठीक है, तो एक बार देख ले, नोट्स भी इसको कर लीजिए। दाईं ओर से 6 नदियाँ इसकी हैं सहायक नदियाँ। दाईं ओर से घटप्रभा, मल्लप्रभा और तुंगभद्रा। बाईं ओर से नदियाँ भीमा, मूसी और मुन्नेरू हैं। ठीक है, ये मैप है, लोकेशन यहाँ से निकलती है और ये ऐसे होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इस पर कुछ विद्युत परियोजनाएं चलाई गई हैं। ठीक है, जल विद्युत परियोजनाएं चलाई गई हैं इस पर, या इस पर विकास हो रहा है। तो कृष्णा नदी बेसिन में प्रमुख जल विद्युत स्टेशन कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमाटी और नारायणपुर और भद्रा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। कृष्णा नदी बेसिन में प्रमुख जल विद्युत कौन है, कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमाटी, नारायणपुर और भद्रा जल विद्युत विकास परियोजनाएं हैं। ठीक है, अब चलिए इसका पौराणिक महत्व देख लेते हैं कि क्या है। कृष्णा नदी है, कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली एक विशालकाय नदी है। इसे पुराणों में कृष्ण वेना, ये नाम नोट कर ले, पुराणों में इसे क्या कहा जाता है, कृष्ण वेना अथवा योगिनी तंत्र। योगिनी तंत्र यानी एक तंत्र का ग्रंथ है, में कृष्णावेणी के नाम से जाना जाता है, कृष्णावेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साथ ही इसे जातक और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, जातक और खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख में कान्हा पेन्ना नाम से भी जाना जाता है। तो इसको नोट कर ले। प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली विशाल नदी है। ठीक है, इसे पुराणों में क्या कहा गया है, कृष्णा वेना या योगिनी तंत्र या
में कृष्णवेणी कहा गया है। कृष्णवेना या कृष्णवेणी, ठीक है। और जातक और खारवेल के हांती गुफा लेख में इसे क्या कहा गया है? कान्हा पेन्ना, कान्हा पेन्ना, ठीक है। नेक्स्ट है उभयचर, ठीक है। उभयचर क्या होता है, इसका परिचय देख लेते हैं। वे एनिमेलिया जीव जगत के कार्टेडा संघ के अंतर्गत आते हैं। किस संघ के अंतर्गत? कार्टेडा संघ के अंतर्गत। उदाहरण के लिए मेंढक, टूंड, सैलामेंडर, न्यूटस, सिसिलियन आदि के आते हैं। कार्टेडा संघ के अंतर्गत आते हैं। उभयचर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसमें से एक कार्टेडा संघ होता है, उसमें आते हैं, ठीक है। उभयचर क्या होते हैं? ये बहुकोशिकीय कशेरुक हैं जो स्थल और जल दोनों पर निवास करते हैं। इसमें आप लोगों को मेंढक पता है, मेंढक और सब लोगों को देखा होगा, ठीक है। ये जल पे भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भूमि पर विचरण करने वाले पहले समतापी जीव हैं। समतापी का मतलब क्या होता है, आगे देख लेते हैं, ठीक है। समतापी जीवों को उन जीवों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पर्यावरण में परिवर्तन के साथ अपने आंतरिक शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, वे अपने अंदर के शारीरिक तापमान को मेंटेन रखते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? समतापी जीव कहा जाता है। इसके साथ ही ये फुसफुस और त्वचा के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं। यहाँ पे नोट कर ले, फुसफुस और त्वचा के माध्यम से क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। उनके हृदय 3 प्रकोष्ठ से बने होते हैं। उनके हृदय क्या होते हैं? 3 प्रकोष्ठ के बने होते हैं। इसको भी नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं इनके महत्व। अब उभयचरों का महत्व क्या है हमारे जीवन में? तो उभयचर जो होते हैं वो पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से उभयचरों को महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय संकेतक माना जाता है, ठीक है। उच्च स्तर की संवेदनशीलता के कारण उनका अध्ययन किया जाता है, जिससे उनके निवास स्थान की विखंडन, पारिस्थितिकीय तंत्र के तनाव, कीटनाशकों के प्रभाव और विभिन्न मानव जीव जनित गतिविधियों का संकेत मिलता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जैविक संकेतक हैं और पारिस्थितिकीय तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है और पारिस्थितिकीय रूप से भी महत्वपूर्ण है। पर अगर प्रकृति में कोई भी परिवर्तन होता है तो इसके संकेतक ये होते हैं। इनके जीवन मृत्यु या उनके जो स्वरूप होता है उसमें बदलाव होने की वजह से हमें पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में पता चलता है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये उपभोक्ता यानी शिकारी और उत्पादक, इनका शिकार भी होता है और ये शिकार भी करते हैं, दोनों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। उभयचर कीट खाते हैं जो कृषि के लिए फ़ायदेमंद है और मलेरिया जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मलेरिया जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में उभयचर सहायक होते हैं। उभयचर प्राणी चिकित्सकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उभयचरों की त्वचा में विभिन्न प्रकार के पेप्टाइड्स होते हैं और ये कई मानव रोगों के लिए चिकित्सकीय उपचार की संभावनाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। मानव रोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और वर्तमान में इनका उपयोग कुछ दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। यानी इनसे जो कुछ दवाइयाँ बनती है जिसमें दर्द निवारक के रूप में महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। अब आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में के सिवनेरी किले में हुआ था। वह बीजापुर सुल्तान के तहत पुणे और सूबे की जागीरदारी रखने वाले मराठा सेनापति शहाजी भोसले तथा एक धार्मिक महिला जीजाबाई के पुत्र थे, जिनका शिवाजी के जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव था, ठीक है। यानी उनके माता पिता का उनके जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था। तो यहाँ पे नोट कर ले, उनका जन्म कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1660 को, और उनके पिता का नाम सेनापति शहाजी भोसले और माता एक महिला थी जीजाबाई के पुत्र थे, ठीक है। उनकी माता का नाम जीजाबाई था। चलिए नोट कर ले इसको। नेक्स्ट देखते हैं। अब उनके कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं, ठीक है। पहला इसमें युद्ध है प्रतापगढ़ का युद्ध। कब हुआ था? तो 1656 ईस्वी में। यह युद्ध मराठा किनके बीच हुआ था? तो मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेनापति अफजल खान, ठीक है, यहाँ पे खान होगा, कि सेना के बीच महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ किले में लड़ा गया था, ठीक है। तो अब प्रतापगढ़ का युद्ध कब हुआ था? नोट कर ले, 56 में। और शिवाजी और आदिल शाह के सेनापति अफजल खां की सेना के बीच हुआ था। अफजल खां, शिवाजी और अफजल खां, नोट कर लें इसको, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं पवन खिंड का युद्ध 1660। पवन खिंड का युद्ध 1660। यह युद्ध मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिल शाही के सीधी मसूद के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास विशालगढ़ किले के आसपास एक पहाड़ी दर्रे पर लड़ा गया था। ठीक है, किनके बीच हुआ था? मराठा सरदार थे बाजी प्रभु देशपांडे और आदिल शाह के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसको भी नोट कर ले। कब हुआ था? पवन खिंड का युद्ध 1660 में। उसके बाद है सूरत का युद्ध 1664। यह युद्ध गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच लड़ा गया था। तो ये भी पूछ सकता है शिवाजी के बीच हुआ था और मुगल के बीच हुआ था। तो अगर नाम दे तो ठीक है, मुगल कप्तान थे, इनायत खान के बीच लड़ा गया था सूरत का युद्ध 1664। उसके बाद है पुरंदर का युद्ध 1665। ये युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच। इसके बाद है सिंहगढ़ का युद्ध 1670। यह युद्ध महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे और जय सिंह प्रथम के अधीन गढ़वाले उदय भान राठौड़ जो मुगल सेना के प्रमुख थे के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पे उनके दो सेनापति थे, तानाजी मासुलरे और जय सिंह प्रथम, और उदय भान से राठौड़ से उनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो ये नोट कर ले शिवाजी के दो सेनापति के नाम भी, और ये युद्ध किन के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कल्याण का युद्ध 1682 और 83। यह युद्ध में मुगल साम्राज्य के बहादुर खान ने मराठा साम्राज्य के हराकर कल्याण पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, 1682-83 कल्याण का युद्ध बहादुर खान और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था, मुगल साम्राज्य था। उसके बाद है संगमनेर का युद्ध 1689। यह मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य, हाँ ठीक है। अब इनकी उपाधियाँ देख लेते क्या हैं। तो उनके जो शिवाजी महाराज थे उनके छत्रपति या शाककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत, हैदव, धर्मोद्धारक उपाधियाँ उन्होंने धारण की थी। ठीक है, तो इसको नोट कर ले क्या क्या उपाधियाँ धारण की थी। छत्रपति, शाककर्ता, क्षत्रिय कुलवंत, हैदव, धर्मोद्धारक, ये सभी उनकी उपाधियाँ थी। अब उनके प्रशासन वगैरह में भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको रिटन में भी क्वेश्चंस लिखने होते हैं। ठीक है, मेंस के जिसमें होता है रिटन एग्ज़ाम्स के लिए भी। ठीक है, तो उनके लिए भी है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, तो इसलिए रिटन में भी ले लिया मैंने। केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद, उनकी एक 8 मंत्री परिषद थी, जिससे अष्टप्रधान के साथ एक एकीकृत प्रशासन की स्थापना की, जो प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रति जिम्मेदार थे और राज्य के विभिन्न मामलों पर उन्हें सलाह देते थे। ठीक है, पेशवा जिन्हें मुख्य प्रधान के रूप में जाना जाता है, मूल रूप से राजा शिवाजी के सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था। जो पेशवा होते थे वो शिवाजी के सलाहकार परिषद का नेतृत्व करते थे। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखें तो शिवाजी ने अपने राज्यों को 4 प्रांतों में डिवाइड किया था। इसको नोट कर ले। प्रत्येक प्रांत को जिले और ग्राम में विभक्त किया गया था। ये नोट कर दे चले। प्रशासन की मूल इकाई ग्राम थी। प्रशासन की मूल इकाई क्या थी? ग्राम थी। और यह ग्राम पंचायत की मदद से देशपांडे द्वारा शासित होता था। जो उनके सेनापति थे ना, देशपांडे, उनके द्वारा शासित किया गया था। केंद्र की भांति 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा परिषदें होती थीं, जिसे सर एक कारकुन अथवा प्रांतपति प्रांत का प्रमुख कहा जाता था। जो ग्राम था और उसके प्रशासन क्या किया जाता था? केंद्र की ही भांति 8 मंत्रियों की एक समिति होती थी। जैसे मंत्रिपरिषद थी उनकी 8, वैसे ही होती थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? सर एक कारकुन अथवा प्रांतपति प्रांत का प्रमुख। ठीक है, इसको नोट कर लें। राजस्व प्रशासन की बात करें तो शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया था। यहाँ पे ध्यान रखें, जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया था और इसे रैयतवाड़ी प्रणाली में बदल दिया था। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रणाली में बदल दिया गया था तथा वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया, जिन्हें देशमुख, देशपांडे,
पाटिल तथा कुलकर्णी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको भी नोट कर ले। उसके बाद है शिवाजी उन मिरासदारों को का कड़ाई से पर्यवेक्षण करते थे जिनके पास भूमि पर वंशानुगत अधिकार था, यानी जिनके पास वंशानुगत भूमि पर उन पर कार्रवाई भी करते थे। उन्हें क्या कहा जाता था? मिरासदारों। ठीक है, साथ ही राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली से प्रेरित थी। यहाँ पे नोट कर ले, मलिक अंबर की काठी प्रणाली से प्रेरित थी, जिसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े को रॉड अथवा काठी मापा जाता था। रॉड या काठी द्वारा मापा जाता था। एक रॉड होती थी या काठी, जैसे एक आपने तिल्ली देखी होगी ना, माचिस की तिल्ली, वैसे ही कुछ टाइप था, या एक रॉड या काठी इसे कहते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है। तो अंबर काठी प्रणाली उनके राजस्व प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग था। चौथ और सरदेशमुखी आय अन्य के स्रोत थे। ठीक है, आय के अन्य स्रोत थे, क्या था? चौथ और सरदेशमुखी। चौथ जो है कुल राजस्व का 1/4 भाग था, जिसमें मराठा गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूला जाता है। ठीक है, और यह आय का 10% होता था, जो अतिरिक्त कर के रूप में उनको प्राप्त होता था। ठीक है, अब सैन्य प्रशासन की बात कर लेते हैं। शिवाजी ने एक अनुशासित और कुशल सेना का गठन किया। सामान्य सैनिकों को नकद में भुगतान, जो समय यहाँ पे नोट कर ले, सामान्य सैनिकों को नकद में भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख एवं अन्य सैन्य कमांडरों को जागीरदारी अनुदान यानी सर क्या बोल जाता था? सरंजाम के माध्यम से भुगतान किया जाता है। इसको भी नोट कर ले, सरंजाम, जागीरदारी अनुदान या सरंजाम। जागीरदारी का मतलब है कि उन्हें भूमि अलॉट कर दी, कोई स्थान अलॉट कर दिया, जिस पे वे उनका अधिकार होता था। ठीक है, उनकी सेना में इन्फैक्ट्री सेना यानी मालवारी पैदल सेना, घुड़सवार और उपकारक संचालक एक नौसेना शामिल होती है। ठीक है, इन्फैक्ट्री सेना, घुड़सवार और नौसेना थी उनके पास। इसके बाद है मुख्य भूमिकाओं में सेना के प्रभारी, जो सेना का प्रभारी होता था, सरे नौबत सेनापति को कहा जाता था। नोट कर ले, सरे नौबत, किलों की देखरेख करने वाले किलेदार, पैदल सेना इकाइयों का नेतृत्व करने वाले नायक और 5 नायकों के समूह का नेतृत्व करने वाले हवलदार और 5 नायकों की देखरेख करने वाले जुमलदार शामिल थे। इनको नोट कर ले, जुमलदार, हवलदार। ठीक है, सरे नौबत, किलेदार। ठीक है, किलों की देखरेख करने वाला नायक, पैदल सेना का नेतृत्व करने वाले को नायक कहा जाता था। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। अब उनकी मृत्यु देख लेते हैं। शिवाजी का निधन 80 में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था तथा उनका अंतिम संस्कार रायगढ़ में किया गया था। तो उनके साहस, युद्ध रणनीति और प्रशासनिक कौशल की स्मृति में सम्मान में प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को शिवाजी महाराज जयंती मनाई जाती है। तो ये नोट कर ले, 19 फरवरी को क्या मनाया जाता है? शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ख़त्म हो गया। तो देख लेते हैं हमने क्या क्या आज देखा है। शहरी विकास से संबंधित पहले देखी हैं कृष्णा नदी का उद्गम, सहायक नदियाँ और उनकी परियोजनाएं, उभयचर क्या होते हैं और उनके महत्व, छत्रपति जी शिवा के बारे में संपूर्ण फैक्ट हमने देखा। आपने नोट्स भी कर लिया होगा उसको, आई होप, और उसको 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।